नमस्कार दोस्तों, न्यू नोटिफिकेशन आउट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स में कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के पोस्ट के लिए। दोस्तों इसमें टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 4208 वैकेंसीज है। दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे कि कांस्टेबल के पोस्ट के लिए क्या एज लिमिट होनी चाहिए, कौन सी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कितना एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कौन सी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कितना एप्लीकेशन फी पे करना होगा, सिलेक्शन किस तरह से ले सकते हैं, सैलरी कितना दिया जाएगा, और भी एटसेट्रा चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे जॉब से संबंधित नोटिफिकेशन का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ऑल एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स को रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स में कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट करता है। इंपॉर्टेंट डेट्स। ऑनलाइन एप्लीकेशन 15/4/2024 से 14/5/2024 के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों करेक्शन, आप एप्लीकेशन फी के पेमेंट में ही कर सकते हैं, लेकिन नोट पॉइंट में मेंशन किया गया है कि डिटेल एक बार आप फिल कर देते हैं क्रिएट एन अकाउंट में तो मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। दोस्तों आप करेक्शन 15/5/2024 से 24/5/2024 के बीच में एप्लीकेशन फ़ी के पेमेंट में करवा सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान रखें, एप्लीकेशन को अप्लाई करते समय किसी भी तरह का मिस्टेक ना करें, राइट। बहुत ही ध्यान से आप अप्लाई करें सो दैट आपको फर्दर किसी भी तरह का प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। वैकेंसी डिटेल्स। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के पोस्ट में मेल कैंडिडेट्स के लिए टोटल 3577 वैकेंसीज है और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 631 वैकेंसीज है। एक सर्विसमैन के लिए 420 वैकेंसीज है। 3577 वैकेंसीज में से अनरिजर्व के लिए 1450 वैकेंसीज है। एससी एप्लीकेंट्स के लिए 536 वैकेंसीज है। एसटी एप्लीकेंट्स के लिए 268 वैकेंसीज है। ओबीसी एप्लीकेंट्स के लिए 966 वैकेंसीज है। ईडब्ल्यूएस एप्लीकेंट्स के लिए 357 वैकेंसीज है। सिमिलरली दोस्तों आप फीमेल और एक सर्विसमैन के लिए वैकेंसीज को देख सकते हैं। नोट नंबर 1 में मेंशन किया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार एक सर्विसमैन के लिए 10% वैकेंसीज रिजर्व होगा और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 15% वैकेंसीज रिजर्व होगा। नोट 2 में मेंशन किया गया है कि जो एक सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज रिजर्व किया हुआ है वो वैकेंसीज अगर फिल नहीं हो पाता है तो एग्जिस्टिंग मेल कैंडिडेट्स को सेलेक्ट कर लिया जाएगा रिमेनिंग अनफिल्ड वैकेंसीज में, राइट। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। दोस्तों क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो क्वालिफिकेशन कम से कम 10th पास होने चाहिए या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से एज ऑन 14/5/2024। दोस्तों कुछ कैंडिडेट्स का डाउट होगा कि सर मैं अभी 10th के अपीयरिंग में हूँ तो क्या मैं अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूँ। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया एज ऑन 14/5/2024 मतलब कि 14/5/2024 तक आपका 10th कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर कंप्लीट हो जाता है तो दोस्तों आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, बट इस डेट के बाद आपका 10th कंप्लीट होता है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। एज लिमिट एंड एज रिलैक्सेशन। दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 2 एज लिमिट मेंशन किया गया है, पहला 18 से 25 साल के बीच में और दूसरा 18 से 28 साल के बीच में। दोस्तों नॉर्मल कोर्स में एज 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए एज ऑन 1/7/2024 और दूसरा वैसे कैंडिडेट्स जिनका एज लास्ट था कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम में, जैसे मान के चलिए ना कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के पोस्ट के लिए एज कितना होने चाहिए 18 से 25 साल के बीच में, बट कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान 24 साल 25 साल जिन कैंडिडेट्स का एज हो रहा था वो कैंडिडेट्स का तो एज ख़त्म हो गया ना, तो वैसे कैंडिडेट्स को 3 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हों, राइट। मतलब अब 18 से 28 साल तक के बीच के कैंडिडेट्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे, राइट। अब जानते हैं एज रिलैक्सेशन। एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 5 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ओबीसी एनसीएल के कैंडिडेट्स को 3 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सिमिलरली दोस्तों आप एक सर्विसमैन, फीमेल कैंडिडेट्स, डाइवर्स्ड वुमेन, विडो वुमेन और वो वुमेन जो उनके हस्बैंड से जुडिशियली सेपरेट कर दिए गए हों बट अभी तक रीमेरी नहीं हुआ हो, उनके लिए एज रिलैक्सेशन को आप यहाँ से देख सकते हैं। अब दोस्तों डेट ऑफ बर्थ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए
डेट ऑफ बर्थ की अगर बात करें तो अनरिजर्व और EWF के लिए 1/7/2006 से लेकर के 2/7/1996 के बीच में होनी चाहिए। OBC NCL के लिए 1/7/2006 से लेकर के 2/7/1993 के बीच में होनी चाहिए। SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एज 1/7/2006 से लेकर के 2/7/1991 के बीच में होनी चाहिए। एग्जामिनेशन फी SC ST एक्स सर्विसमैन, फीमेल माइनॉरिटीज या फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के कैंडिडेट्स को 250 रुपीज़ पे करना होगा। जैसे ही CBT में अपीयर होते हैं 250 रुपीज़ को रिफंड कर दिया जाएगा। SC ST एक्स सर्विसमैन, फीमेल माइनॉरिटीज या फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के कैंडिडेट्स को छोड़ करके बाकी जितने भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स आते हैं उन सभी को 500 रुपीज़ पे करना होगा। CBT में जैसे ही अपीयर होंगे आपके 400 रुपीज़ को रिफंड कर दिया जाएगा आउट ऑफ 500, राइट। एग्जामिनेशन फी को आप सिर्फ ऑनलाइन ही पे कर सकते हैं, डेट इज इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI के थ्रू। दोस्तों फी को आप सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही पे कर सकते हैं, अदर मोड से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। दोस्तों इसमें सिलेक्शन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के थ्रू ले सकते हैं। देखिए दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में टोटल 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 90 मिनट्स का समय दिया जाएगा। एवरी क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा और अगर आप ये क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1/3 का मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। दोस्तों यूँ तो देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया है कि अनरिजर्व, EWF, OBC, NCL के कैंडिडेट्स को 35% स्कोर करना है और SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 30% स्कोर करना है। बट दोस्तों मेरा माने तो आप ये मिनिमम पास परसेंटेज को नेग्लेक्ट कर दें, क्योंकि अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे तो कट ऑफ हाई चला जाएगा, राइट। सो दोस्तों आप अपना 100% दें इस एग्जामिनेशन में, सो दैट आपका RPF कांस्टेबल में सिलेक्शन हो पाए। सिलेबस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दोस्तों अरिथमेटिक से 35 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये सारे चैप्टर से यहाँ से आप देख लीजिए। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 35 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये सारे चैप्टर से। जनरल अवेयरनेस से 50 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये सारे सब्जेक्ट से, यहाँ से आप देख लीजिए। दोस्तों हो सके तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए या फिर आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, सो दैट आप एग्जामिनेशन का अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएं। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, जो कैंडिडेट CBT को क्लियर कर लेंगे वो कैंडिडेट्स को PT और PMT के लिए बुलाया जाएगा। वैकेंसीज के 10 टाइम्स कैंडिडेट्स को PT और PMT के लिए बुलाया जाएगा। PT और PMT में किसी भी तरह का मार्क्स नहीं दिया जाएगा, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर में होगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में मेल कैंडिडेट्स को 1600 मीटर का रनिंग करना होगा विद इन 5 मिनट 45 सेकेंड और लॉन्ग जंप 14 फीट करना होगा, हाई जंप 4 फीट करना होगा। फीमेल कैंडिडेट्स को 800 मीटर का रनिंग करना होगा विद इन 3 मिनट 40 सेकेंड, लॉन्ग जंप 9 फीट करना होगा और हाई जंप 3 फीट का करना होगा। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में अनरिजर्व, EWF, OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए हाइट जो मेल कैंडिडेट्स हैं कम से कम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट कम से कम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट मेल कैंडिडेट्स के लिए 80 से 85 सेंटीमीटर के बीच में एक्सपेंशन होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए किसी भी तरह का चेस्ट का रिक्वायरमेंट नहीं किया गया है, चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हों। SC ST कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट कम से कम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट कम से कम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेल कैंडिडेट्स के चेस्ट का एक्सपेंशन 76.2 से लेकर के 81.2 सेंटीमीटर के बीच में होने चाहिए। गढ़वालीज, गोरखास, मराठास, डोगरास, कुमनीज और अदर कैटेगरीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्पेसिफाइड किया गया है, मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट कम से कम 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट कम से कम 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेल कैंडिडेट्स के लिए चेस्ट का एक्सपेंशन 80 से लेकर के 85 सेंटीमीटर के बीच में एक्सपेंशन होनी चाहिए। और दोस्तों देखिए नोट पॉइंट पे मेंशन किया गया है कि रनिंग के लिए कैंडिडेट्स को सिर्फ एक ही बार चांस दिया जाएगा। रनिंग के अलावा रिमेनिंग इवेंट्स जैसे कि लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए 2 चांस दिया जाएगा।
एक सर्विसमैन कैंडिडेट्स को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में छूट दिया जाएगा। कैंडिडेट्स को सारे टेस्ट को क्लियर करने होंगे तभी मेडिकल एग्जामिनेशन और डीबी के लिए एलिजिबल होंगे। मेल कैंडिडेट्स को मिनिमम हाइट के क्राइटेरिया और चेस्ट के जो एक्सपेंशन का क्राइटेरिया मेंशन किया गया है उसको क्लियर करना ही होगा। अगर क्लियर नहीं करते हैं तो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा, राइट। और दोस्तों फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए किसी भी तरह का मार्क्स नहीं दिया जाएगा, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और दोस्तों आपको लगता है कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में किसी भी तरह का आपके साथ गलत हुआ है तो दोस्तों आप ग्रीवियंस रिडेफर सेल में 3 दिन के अंदर आप ग्रीवियंस को दर्ज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सीबीटी, पीटी और पीएमटी को जो कैंडिडेट्स क्लियर करेंगे वो कैंडिडेट्स को ही डीबी के लिए बुलाया जाएगा। टाई के केस में सपोज दैट 2 कैंडिडेट से ए और बी दोनों ही अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और दोनों ही कैंडिडेट्स के सीबीटी में सेम मार्क्स से 90, राइट। तो ऐसे केस में किन कैंडिडेट्स को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाएगा? जिन कैंडिडेट्स का एज ज़्यादा होगा उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाएगा। मान के चलिए ए का एज हो रहा है 24 और बी का एज हो रहा है 25, तो बी कैंडिडेट्स को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाएगा। सपोज दैट ए कैंडिडेट्स का भी एज 25 है और बी कैंडिडेट्स का भी एज 25 है, तो ऐसे केस में इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जिन कैंडिडेट्स का पहला अल्फ़ाबेट आएगा वो कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए पहले आता है तो ए कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा, राइट। और दोस्तों देखिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो कैंडिडेट्स अपीयर नहीं होंगे उनको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आप एग्ज़ाम निकालने के बाद, पीटी निकालने के बाद इस तरह का मिस्टेक ना करें। अब देखिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान आपको 10th के सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आपको लेके जाने हैं। फिर अगर आप SC ST OBC NCL कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक फॉर्मेट आता है, उस फॉर्मेट के अनुसार आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाना है। अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो एक सर्विसमैन का सर्टिफिकेट आपको बनवा के लेके जाना है और सेल्फ अटेस्टेड कलर फोटोग्राफ के 2 कॉपीज़ लेके जाने हैं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाना है। फिर जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको बनवा के लेके जाना है, राइट। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद कैंडिडेट्स को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए रेलवे हॉस्पिटल्स में भेजा जाएगा। कैंडिडेट्स को इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल मेडिकल कैटेगरी B1 में जो प्रिस्क्राइब किया गया है उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। वैसे कैंडिडेट्स जो ग्लाव्स पहनते हैं, फ्लैट फुट है, नी नोक होता है, स्क्विंट आइज है, कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम या फिर अदर बॉडी इन्फर्मिटीज़ है तो कैंडिडेट्स को एलिजिबल नहीं माना जाएगा। कैंडिडेट्स मेडिकल एग्जामिनेशन में जो अपीयर होंगे वो कैंडिडेट्स को एम्प्लॉयमेंट के लिए गारंटी नहीं दिया जाएगा, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका नेम सिलेक्शन लिस्ट में, मेरिट लिस्ट में आ ही जाए। सो दोस्तों अगर इस तरह का प्रॉब्लम है, मतलब आप ग्लाव्स पहनते हैं या फिर फ्लैट फुट है, नी आपका नोक होता है, स्क्विंट आइज है, कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम है, तो दोस्तों आप इसको छोड़ दीजिए, आप अदर वैकेंसी को ट्राई कीजिए। ट्रेनिंग, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स या फिर रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग सेंटर्स या फिर ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा डिसाइड किया जाएगा, रिगरस इनिशियल ट्रेनिंग से गुजरना होगा। और जो कैंडिडेट्स ट्रेनिंग में फाइनल एग्जामिनेशन को पास कर लेंगे वो कैंडिडेट्स ही फोर्स के लिए अपॉइंट किए जाएंगे। सैलरी, जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है, पे लेवल 7th CPC में लेवल 3 का दिया जाएगा। इनिशियल पे 21,700 दिया जाएगा। चलिए और थोड़ा विस्तार में समझते हैं। सिटीज़ को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, X कैटेगरी, Y कैटेगरी और Z कैटेगरी। Y कैटेगरी में Y1 और Y2, Y कैटेगरी के टाइप 1 और टाइप 2। एक सिटीज़ में ये सारे प्लेसेस आते हैं, आप एक नज़र डाल लीजिए। अगर इनमें से एक प्लेसेस में आप पोस्ट किए जाते हैं तो आपको बेसिक पे 21,700 का दिया जाएगा। DA बेसिक पे का 50% दिया जाएगा जो कि 10,850 रुपये बनता है। HRA बेसिक पे का 27% दिया जाएगा जो कि 5,800
₹59 बनता है। TA 3600 दिया जाएगा। DA ऑन TA 1800। ग्रोथ सैलरी ₹43,809 दिया जाएगा। YFTs के टाइप 1 में ये सारे प्लेसेस आते हैं, आप यहाँ से देख लीजिए। इनमें से एक प्लेसेस में अगर आप पोस्ट किए जाते हैं तो बेसिक पे 21,700 का दिया जाएगा। DA 10,850 दिया जाएगा। HRA 3,906 दिया जाएगा। TA 3600 का दिया जाएगा। DA ऑन TA 1800 दिया जाएगा। ग्रोथ सैलरी 41,856 दिया जाएगा। YFTs के टाइप 2 में चलते हैं। ये सारे प्लेसेस को आप देख लीजिए। अगर इनमें से एक प्लेसेस में आप पोस्ट किए जाते हैं तो आपको दोस्तों ग्रोथ सैलरी 39,156 दिया जाएगा। और जो प्लेसेस आप YFTs में नहीं देखने को मिला वो JFTs में आता है। JFTs में अगर आप पोस्ट किए जाते हैं तो आपको 37,203 का ग्रोथ सैलरी दिया जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको इस रिक्रूटमेंट के बारे में क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट रहता है इस रिक्रूटमेंट से संबंधित, देन आप कमेंट करें, मैं आपके डाउट को रिजोल्व करने का कोशिश करूंगा। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे जॉब से संबंधित नोटिफिकेशन का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे ताकि इस रिक्रूटमेंट के बारे में आपके दोस्तों को भी डिटेल में पता चल सके। और अगर आप इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डायरेक्टली आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में टू ब्रिंग सच काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।